हेलो एवरीवन, मैं रश्मि आप सबका अपने यूट्यूब चैनल मैथ कॉन्सेप्ट विद रश्मि पर स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब लोग अच्छे हों, आपकी हेल्थ अच्छी हो और आपकी पढ़ाई भी एकदम से अच्छी चल रही हो। इधर आएंगे और अपना प्रॉफिट लॉस चल रहा था जिसमें आज हमारी 8 वाली क्लास रहेगी। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ये आपका सिलेबस है, परसेंटेज हो गया है, प्रॉफिट लॉस अपना चल रहा है जिसमें आपकी 2 क्लासेस और लगेंगी। मिसलेनियस शुरू कर दिया हमने जिसकी 1 क्लास आज होगी और 2 क्लास और होंगी। उसके बाद में प्रैक्टिस के लिए आपको 100 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। इतना अगर आप कर लेते हैं तो प्रॉफिट लॉस में आपका एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा। आप चाहे कोई भी एग्जाम दे लें, चाहे आप रेलवे से रिलेटेड कोई एग्जाम दे लें, चाहे आप एसएससी से रिलेटेड, चाहे आप स्टेट लेवल पर पुलिस वगैरह का जो भी लेखपाल वगैरह का एग्जाम देते हैं, कोई भी एग्जाम दे लें, आपका कोई क्वेश्चंस नहीं छूटेगा अगर आपने ये क्लास ठीक से की है और प्रैक्टिस भी ठीक से कर लेते हैं तो। ठीक है, इधर आएंगे और क्वेश्चंस को रीड करूंगी मैं और फिर इसको सॉल्व करूंगी। ठीक है, उससे पहले कुछ बोलना चाहूंगी मैं। कुछ लोग हैं जो मेरे बारे में कुछ थोड़ा बहुत सुन करके अपनी एक माइंड सेट बना लेते हैं, तो मैं उनसे 2 लाइनें बोलना चाहूंगी। किसी ने बोली हैं वो मैं बोल रही हूँ कि कुछ लोग हैं जो मेरे शब्दों से मेरे अंदर झांकना चाहते हैं। कुछ लोग हैं जो मेरे शब्दों से मेरे अंदर झांकना चाहते हैं। बड़े नादान हैं वो जो किनारों पर बैठकर समंदर देखना चाहते हैं। तो इतना ही कहूंगी कि जब तक चीजें पता नहीं है पूरी तरह से तब तक कोई भी किसी भी निष्कर्ष पर ना पहुंचे। ठीक है, मेरे बारे में जानना हो तो मुझसे बात की जाए, किसी और से बिल्कुल नहीं की जाए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति या किसी भी व्यक्ति को हमें जानना है या किसी भी व्यक्ति के बारे में हमें पता करना है तो उस व्यक्ति के बारे में उस व्यक्ति से बेहतर कोई दूसरा नहीं जानता है। समझ रहे हो? जैसे आप हैं तो आपके बारे में आपसे बेहतर कोई दूसरा नहीं जान सकता है। दूसरा व्यक्ति उतना ही जान सकता है जितना उसने किसी से सुन रखा है या देख रखा है थोड़ा बहुत, लेकिन बेहतर तरीके से सिर्फ हम खुद को जान सकते हैं। ठीक है, तो मैं इतना ही कहूंगी कि जो हवा हवा में आप लोग सुन लेते हो इसको लेकर के कोई भी निष्कर्ष मत निकाल लिया करो। किसी भी चीज को लेकर के थोड़ा डीपली जाया करो, चीजों को सर्च किया करो कि है क्या। नहीं मिल रही है तो उस व्यक्ति से जाके बात करो जिसके बारे में आप बात करने वाले हो। ठीक है, चलिए इधर आऊंगी और क्वेश्चंस को रीड करूंगी और से सॉल्व करूंगी। सुधा ने रेनू को एक वस्तु 20% हानि पर 576 रुपए में बेची। रेनू ने उसके परिवहन पर 224 रुपए की राशि खर्च की और इसे रघु को ऐसे कीमत पर बेचा जिससे सुधा को 24% का लाभ प्राप्त हुआ होता। रेनू के लिए लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। 3 व्यक्ति है हमारे पास, सुधा है, रेनू है, रघु है। सुधा ने रेनू को एक वस्तु 20% की हानि पर 576 रुपए में बेची है। रेनू ने उसके परिवहन पर 224 रुपए की राशि खर्च की है और 224 रुपए की राशि खर्च करने के बाद रघु को ऐसे कीमत पर बेचा है जिससे सुधा को 24% का लाभ प्राप्त हो। तो रेनू के लिए लाभ का प्रतिशत क्या है ये हमसे कहा जा रहा है। तो हमारे पास 3 व्यक्ति हैं, ठीक है ना। कौन कौन है? एक तो अपना सुधा बहन हो गई और उसके बाद रेनू और उसके बाद रघु। ठीक है, 3 व्यक्ति हैं। तो मैंने कहा कि 20% की हानि पर 576 रुपए में अगर कोई वस्तु बेची गई है तो 20% की हानि पर बेची गई है तो मतलब 80% बचा होगा। ठीक है ना, तो मैं कह सकती हूँ कि 80% बराबर अगर 576 है तो 100% बराबर कितना आ जाएगा? 720 आ जाएगा। ठीक है जी, मैंने इसे किससे काट दिया? 8 से काट दिया। 8 ढाई और 8 से काटोगे 8 7 56, 8 दूनी 16। 10% की वैल्यू कितनी आ गई? 72। तो 100% की वैल्यू 720 आ जाएगी। ऐसे आपने कर लेना है, दिमाग में थोड़ा सा दिमाग भी चलाते रहना है साथ साथ में। तो मैंने कहा कि अगर सुधा ने कोई वस्तु 100 रुपए में खरीदी है, इसका मतलब है कि उसने 720 रुपए में खरीदी होगी। ठीक है ना, 100 रुपए में मान लो, परसेंटेज में चल रही है तो मैं परसेंटेज पूछा तो इसलिए 100 पे काम करेंगे। तो मैंने कहा कि मैंने माना कि 100 रुपए में इसने कोई वस्तु खरीदी है, मतलब कि 720 रुपए में खरीदी है। तो रेनू के लिए वो वस्तु कितने की पड़ी है? 576 में तो उसने खरीदी और 224 रुपए उसने परिवहन पे खर्च किए हैं। तो रेनू के लिए वो वस्तु 800 रुपए में पड़ी है। ठीक है ना, इसके लिए सीपी क्या है? 720, इसके लिए सीपी क्या है? 800।
रुपए। परसेंटेज में अगर मैं कन्वर्ट करूं तो 720 की वैल्यू 100 है, तो 800 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो रेशियो ले लेते हैं। रेशियो लेंगे यहाँ 9 आ जाएगा, रेशियो लेंगे यहाँ 10 आ जाएगा। 9 की वैल्यू 100 है तो 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1000/9 आ जाएगी। ठीक है, क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं होने चाहिए। अब रेणु ने रघु को कोई वस्तु ऐसी कीमत पर बेची है कि सुधा को 24% का लाभ हो, तो 100 पर 24% का लाभ लेते हुए रघु को बेचना है तो 124 में बेची होगी। ठीक है ना? तो रेणु ने रघु को 124 में वो वस्तु बेची है, तो रघु के लिए सीपी 124 रुपए हो गया। ठीक है ना? लेकिन रेणु के लिए एसपी क्या हुआ? 124 रुपए। रेणु के लिए सीपी क्या है? 1000/9। रेणु के लिए एसपी क्या है? 124 रुपए। तो मैंने कहा कि रेणु ने 1000/9 रुपए में वस्तु खरीद के 124 रुपए में रघु को बेचती है, तो प्रॉफिट कितना होगा? 4 से पहले से काट दो। 4 से काटोगे तो ये 250 बार जाएगा, 4 से काटोगे तो 4×12 4×12 मतलब 31 बार ये जाएगा। ठीक है, अब इधर आप रेशियो ले लो इसका, 9 को इधर ले जाओगे तो ये आपका 250 रेशियो 9 का 9 9×3 27 ये आ जाएगा। ठीक है, ये रेणु और ये रघु। थोड़ा जगह नहीं थी, यहाँ पे हमने 800 लिख रखा है तो थोड़ा सा इधर से खिसका दिया है। ठीक है अब देखो यहाँ हमारा जो प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है 29 रुपए। किस पर हो रहा है? 250 पर, क्योंकि हमें रेणु का प्रॉफिट बताना है। तो परसेंटेज में चेंज करेंगे इसको, कितना आ जाएगा? 25 से काटेंगे तो 10 बार जाएगा, 25 से काटेंगे 4 बार जाएगा, और ये आपका 9 चौक 36 4 दूना 8 116/10 का मतलब होगा कि 11.6% का प्रॉफिट, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 11.6%, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा, और समझ में नहीं आए तो IM जिंदाबाद पूछ लेने का। ठीक है, स्वास्तिक ने विजय को 10% लाभ पर एक वस्तु बेची। विजय ने उसे 5% का लाभ कमाकर 5197.50 रुपए में अरविंद को बेच दिया। स्वास्तिक ने इसे कितने में खरीदा था, ये हमसे कहा जा रहा है। तो पहले वाले का हमसे पूछा है और लास्ट वाले का हमें ये दे रखा है, तो सिंपल तरीके से भी हम इसे कर सकते हैं कि स्वास्तिक के लिए हमसे पूछा गया है, तो स्वास्तिक ने वो वस्तु कितने रुपए में खरीदी थी, तो हम मान लेते हैं स्वास्तिक इसने 10% का लाभ लेते हुए मतलब 110% में, और बाद में विजय ने उसे 5% का लाभ लेते हुए, इसका मतलब 105/100, और इसकी वैल्यू मुझे दे रखी है 5197.50। ठीक है, यही दे रखी है। इसे हम सॉल्व अगर करें तो 0 से 0 हटा सकते हैं, फिर 11 से मैं इसको काटूं तो 11 चौक 44, 6 और 7 बचेगा, 11 7 77 के बाद 2 बचेगा, 11 दूनी 22 और 11 पन्ना 55। ठीक है, ये आ जाएगा आपका। इसके बाद में इसे 15 से काटूं तो 15 छिक्के 90 और 15 सत्ते 105, फिर 15 तिया 45 और 2 बचेगा, फिर 15 एकन 15, 15 चौका 60 और पन्ना 75। ठीक है ना, ये आ जाएगा आपका। ये भी गया। फिर 7 से काटेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? इसकी वैल्यू आ जाएगी आपका 7 चौक 28 और 7 पन्ना 35, और ये आपका आंसर होगा 4500 रुपए, क्योंकि 100 का उधर मल्टीपल जाएगा तो पॉइंट हमारा हट जाएगा, और 4500 रुपए ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? कैलकुलेशन थी, उसमें कुछ नहीं था, बस इजी सा क्वेश्चन था। हम इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते थे हम इसको कि 10% का लाभ लेते हुए बेचा है तो 10 की चीज को 11 में बेचा गया होगा, 5% का लाभ लेते हुए बेचा है तो 20 की चीज को 21 रुपए में बेचा गया होगा, बिकॉज 10% इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास? 1/10 होता है, और 5% इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास? 1/20 होता है। ठीक है, तो 10 में खरीद के 11 में बेचा, 20 में खरीद के 21 में बेचा, ऐसे हम इसको लगा सकते हैं। तो इधर कितना आ जाएगा? ये टोटल इधर आ जाएगा 200, और इधर कितना आ जाएगा लास्ट वाला 1 3 और 2 231। 231 की वैल्यू हमें 5197.50 दे रखी है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास 4500 रुपए आ जाएगी, और ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, आपके लिए दोनों चीजें अवेलेबल हैं। स्वाति ने अंकिता को एक बैग 15% के लाभ पर बेचा। आशी ने यह बैग अंकिता से 24,840 रुपए में खरीदा था। अंकिता ने 20% का लाभ अर्जित किया। स्वाति ने बैग किस कीमत पर खरीदा होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। स्वाति ने अंकिता को एक बैग 15% के लाभ पर बेचा। आशी ने यह बैग अंकिता से
24,840 रुपए में खरीदा था। अंकिता ने 20% का लाभ अर्जित किया। स्वाति ने बैग किस कीमत पर खरीदा था, ये हमसे कहा जा रहा है। ठीक है ना। स्वाति ने अंकिता को बेचा और अंकिता ने वह बैग आशी को बेच दिया। ठीक है ना। कितने परसेंट पर? 20% का लाभ लेते हुए। तो 15% की वैल्यू क्या होती है हमारे पास? 15% की वैल्यू होती है 3/20 फ्रैक्शन वैल्यू, और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है हमारे पास? 1/5। तो क्वेश्चन को सॉल्व करें। पहला है कि 20 में अगर हमने खरीदा है तो 23 में से बेचा है, और 5 में अगर हमने खरीदा है तो 6 में से बेचा है, बिकॉज दोनों बार हमारा प्रॉफिट पर बेचा गया है। तो इसको हम सॉल्व करें तो ये कितना आ जाएगा? 2 से काट दें तो 2 तिया, 2 से काट दें तो 10 बार जाएगा, तो ये 50 हो गया, और ये 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6 हो गया। और लास्ट वाली वैल्यू, मुझे इसकी वैल्यू क्या दे रखी है? 24 और 84 ये दे रखी है 24,840 रुपए। तो मैंने कहा कि सही किया ना, 3 त्रिका 9 3 दूनी 6 सही किया है मैंने। तो मैंने कहा कि इसकी वैल्यू अगर ये है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, ये मुझे देखना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं 6 चौक 24 पे नहीं जा सकती हूँ। 6 तिया 18 180 और 9 तिया 27 207। ठीक है ना। 3 बार जाएगा तो 207 आएगा, और उसके बाद 9 छिक्के 54 ये इतने बार जाएगा, और यहाँ से मल्टीपल करेंगे तो ये 18,000 आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल 36 पंजे 180 और 00 चुपकाएंगे तो ये आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। दिस इज आंसर। ऑप्शन बी क्या होगा आपका? राइट आंसर होगा। आप इसे ऐसे शॉर्ट में कर सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से ही जाना है तो मेरे से स्वाति का पूछा है कि स्वाति ने वो वस्तु कितने रुपए में खरीदी थी। ठीक है ना। तो स्वाति हमने ले लिया, और स्वाति ने 15% का लाभ लेते हुए बेचा है, तो 115/100 इंटू का बाद में 20% लाभ लेते हुए बेची गई है तो 120/100, और इसकी वैल्यू मुझे 24,840 दे रखी है। तो ये स्वाति इक्वल टू कितना आ जाएगा, मैं लिख ही देती हूँ, स्वाति जी इनकी वैल्यू आ जाएगी 18,000 रुपए। ठीक है। इन्होंने 18,000 रुपए में इस वस्तु को खरीदा होगा। क्लियर। चलिए, दिमाग में छप जाना चाहिए एकदम से। सोहन एक पुरानी कार 2,47,000 रुपए में खरीदता है और उसकी मरम्मत पर 18,000 रुपए खर्च करता है। यदि वह कार को 2,78,250 रुपए में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। सोहन एक पुरानी कार 2,47,000 रुपए में खरीदा, मरम्मत पर 18,000 रुपए खर्च कर दिए उसे की रिपेयरिंग वगैरह पर, और कार को उसने 2,78,250 रुपए में सेल कर दिया। लाभ का प्रतिशत, सीपी की अगर मैं बात करूं, टोटल जो कॉस्ट पड़ेगी तो उसको सीपी ही रखेंगे। ठीक है ना। 2,47,000 में खरीदा और 18,000 रुपए उसने खर्च किए हैं, तो 2,50,000 और 8 7 15 2,65,000। ठीक है ना। 2,65,000 ये आ जाएगा आपका सीपी। और एसपी की अगर हम बात करें तो एसपी हमारे पास 2,78,250 रुपए। ठीक है। तो प्रॉफिट हमसे पूछा है, तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा? प्रॉफिट की अगर हम बात करें, प्रॉफिट इट मीन्स लाभ, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो 0 5 और 2 फिर 3 फिर यहाँ पर आपका 1 आ जाएगा, मतलब कि 13,250 रुपए का प्रॉफिट होगा। और किस पर होगा? 2,65,000 पर। ठीक है। तो 2,65,000 2,65,000। ठीक है ना। ये यहाँ से हम 3 जीरो से ये 3 जीरो पूरा खलास करेंगे। उसके बाद 26 पंजे 130 और 55 25, ये आपका 5% का प्रॉफिट आ जाएगा, और 5% आपका राइट आंसर होगा। प्रॉफिट कितने का होगा? 5% का। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मंजीत ने एक सेकंड हैंड मोटरसाइकिल 22,000 रुपए में खरीदी और इसकी मरम्मत और अनुरक्षण पर 3,000 रुपए खर्च किए। फिर उसने इसे 12% लाभ पर बेच दिया। यदि वह इसे 500 रुपए कम में बेचता तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होता? देखो, एक मोटरसाइकिल 22,000 रुपए में खरीदी गई है, बिकॉज वो पुरानी है तो उसकी मरम्मत करी जाएगी, तो रिपेयरिंग पर उसने 3,000 रुपए और खर्च कर दिए हैं, तो टोटल उसको कॉस्ट पड़ी 25,000 रुपए की। ठीक है।
तो जो कॉस्ट होगी वो अपने आप में 100% होगी, सीपी अपने आप में 100% होता है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि 100% की जो वैल्यू है वो है 25,000 रुपए। ये कह सकती हूँ मैं कि 100% की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो है 25,000 रुपए। तो 12% का लाभ पर उसने बेच दिया है किसी चीज को, फिर उसने 500 रुपए कम करके अगर बेचता है तो प्रॉफिट कितना होगा, ये मेरे से कहा जा रहा है। तो मैंने कहा 100% की वैल्यू अगर मेरे पास 25,000 है तो ये जो 500 है ये कितने परसेंट के बराबर होगा। तो 100 ये इसका कितना गुना है, आप कहोगे कि 250 गुना है। तो ये भी किसी वैल्यू का 250 गुना होगा। किसका होगा, 2 का होगा। 2% का 250 गुना होगा। 250 का 2 गुना करेंगे तो 500 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि 500 रुपए कम में बेचता, मतलब 2% कम में बेचता। 2% कम में बेचा जाएगा तो पहले 12% का लाभ था, इसमें से 2% कम कर दोगे तो प्रॉफिट अब 10% का होगा। ये क्या होगा आपका आंसर। कुछ और निकालने की आवश्यकता आपने नहीं है। ओके, प्रॉफिट होगा 10% का और ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस में आपको एसपी वगैरह निकालने की आवश्यकता नहीं होती है। जितना कम ज्यादा दे रखा हो उतना ही परसेंटेज में कम ज्यादा हम कर देते हैं। ठीक है, चलिए। रजनी ने 22,500 रुपए में एक एलईडी टीवी सेट खरीदा। उसने इसके परिवहन पर 800 रुपए और इसको लगवाने पर 1,000 रुपए व्यय किए। 20% का समग्र लाभ अर्जित करने के लिए उसे इसको किस कीमत पर बेचना होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। तो टोटल जो कॉस्ट होगी वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 22,500 रुपए। और ये परिवहन पर उसने 800 रुपए खर्च किए हैं और इसको लगवाने पर इंस्टॉलेशन पर 1,000 रुपए खर्च किए हैं। तो टोटल 23,500 और 800 कितना होगा आपका, 23,500 और 800 24,300। ठीक है ना, 24,300 रुपए टोटल जो कॉस्ट होगी, सीपी होगा वो आ जाएगा आपका 24,300 रुपए। ओके, 22,000 1000 ऐड करेंगे 23,000 और 800 और ऐड करेंगे तो 800 और 500 1300 तो 24,300। अब 20% का लाभ मेरे को चाहिए। सीपी अपने आप में कितना होता है 100%। तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये आपकी 100% की वैल्यू है और मुझे 120% की वैल्यू चाहिए। ठीक है ना, एसपी चाहिए बिकॉज मेरे को, तो एसपी कितना होगा 120% होगा, क्योंकि 20% का लाभ लेते हुए मुझे वस्तु को बेचना है। तो किस कीमत पर बेची गई है ये मेरे को पूछा है। तो ये इसका कितना गुना है, आप कहेंगे 243 गुना है। तो इधर भी कितना गुना होगा इसका, 243 गुना होगा। ठीक है ना, तो जीरो तो आएगा ही, एक सभी में दे रखा है तो 12 3 36 6 भी आएगा, 6 एक ही में दे रखा है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 29,160। 29,160 ये आपका आंसर। ओके डन। चलिए, सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के हैं और डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम से लिए गए हैं। तो हर क्वेश्चंस आपसे सॉल्व होना चाहिए, ऐसा नहीं इसके करके भाग जाना है। कैलकुलेशन पर मेन ध्यान रखना है। आजकल क्वेश्चंस जो है कैलकुलेटिव आ रहे हैं, ठीक है, तो कैलकुलेशन पे बहुत ध्यान रखना है। एक कार डीलर ने 1,08,500 रुपए में एक पुरानी कार खरीदी। उसकी मरम्मत पर कुछ राशि खर्च की। उसने इसे 1,56,250 रुपए में बेच दिया, जिससे उसे 25% का लाभ हुआ। कार की मरम्मत पर उसने कितना धन खर्च किया था, ये हमसे कहा जा रहा है। ठीक है, 25% का लाभ लेते हुए कोई चीज बेची गई है, इसका मतलब है कि एसपी होगा आपका 125%। ठीक है ना, और मैं कह सकती हूँ कि 125% की वैल्यू मेरे को क्या दे रखी है, 1,56,250 यही दे रखी है। ओके, तो सीपी जो होगा, टोटल जो कॉस्ट होगी, टोटल जो कॉस्ट होगी वो होगी अपने आप में 100%, बिकॉज टोटल कॉस्ट क्या होती है, जितने मम्मी ने खरीदा और जो अपने खर्चा कर दिया सारा मिला करके वो हमारा सीपी आ जाता है, या टोटल कॉस्ट कह लो इसको। ठीक है ना, तो 100% रहती है वो अपने आप में। तो इसकी वैल्यू क्या होगी भाई, इससे अगर मैं इसको काटूं, इससे इसको काटूं तो 25 से पहले काट दो 25 पंजे। ठीक है ना, 25 पंजे, फिर 25 छिक्के 150 और 25 से फिर ये आपका 25 बार ही कटेगा और ये जीरो लग जाएगा। ठीक है, इसके बाद 5 से काटोगे तो 5 एक 5, 5 दूनी 10, 5 25 और जीरो और डबल जीरो और चुपका देंगे 12, 1,25,000 ये आपका आ जाएगा। ठीक है ना, 1,25,000 टोटल कॉस्ट है हमारे पास। सीपी कितना है 1,08,500,
तो मरम्मत रिपेयर पर कितनी राशि खर्च की गई होगी, ये हमसे कहा जा रहा है। रिपेयरिंग, ठीक है, रिपेयरिंग पर कितनी राशि खर्च की गई होगी, 1,25,000 माइनस का 1,08,500, तो ये आपका 16,500 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 16,500, और ये आपका आंसर हो जाएगा। 25,000 में से सीधा 8,000 माइनस कर दोगे तो आपको मिलेगा कितना, 17,000, उसमें से 500 और माइनस कर दोगे तो आपको मिलेगा 16,500। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। रेहाना ने 1920 रुपए में एक वस्तु खरीदी और उसके शिपिंग पर 130 रुपए खर्च किए, मतलब कि शिपिंग पर। ठीक है, कभी कभी बोलते बोलते है ना जवान लड़खड़ा जाती है। उसने इसे 20% के लाभ पर बेचा। उस समय प्राप्त धन से उसने एक अन्य वस्तु खरीदी और उसे 15% हानि पर बेच दिया। उसके कुल हानि या लाभ प्रतिशत क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। ठीक है, तो मैंने कहा कि 1920 रुपए में कोई वस्तु अगर खरीदी गई है और उसकी शिपिंग पर 130 रुपए खर्च कर दिए गए हैं, तो टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 1920 और 130। ठीक है, बट चीजें हमसे परसेंटेज में पूछी है और आगे परसेंटेज वैल्यू दे रखी है, तो हम 100 पे काम कर लेते हैं। ठीक है, टोटल कॉस्ट इट मीन सीपी, और सीपी अपने आप में 100% होता है। तो मैं यहाँ पे लिखूं कि ये आपका सीपी हो गया और ये आपका एसपी हो गया। आपने पहले कोई चीज 100 रुपए में खरीदी और 20% का प्रॉफिट लेते हुए बेची है, मतलब कि 120 रुपए में उसे बेच दिया गया है। फिर ये जो आपको 120 रुपए मिले हैं, इससे आपने कोई वस्तु खरीदी है और इस पे आपने 15% की हानि पर उसे फिर से बेच दिया है। इस 120 रुपए से कोई वस्तु खरीदी गई और 15% के लॉस पर उसे फिर से बेच दिया। 120 का 15% 18 होगा, 18 कम करेंगे इसमें से तो 102 आ जाएगा। ठीक है ना, तो 100 रुपए में आपने कोई चीज खरीदी थी और 102 रुपए में आपने बेची है, प्रॉफिट होगा आपका कितने का, 2 का। 100 पर प्रॉफिट हो रहा है तो यही आपका परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, तो प्रॉफिट आपका 2% आ जाएगा। 2% प्रॉफिट, इट मीन्स ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। हम इसे सक्सेसिव से भी कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं, सक्सेसिव से। 20% प्रॉफिट पर पहले बेची गई है, बाद में 15% के हानि पर बेची गई है, तो 20 माइनस का 15 माइनस का 20 इंटू का 15 बट्टे 100। ठीक है ना, 20 पर 100, 5 दिया 15, इसको पूरे को काटोगे तो 3 मिलेगा हमको। माइनस का 15 माइनस का 3 माइनस का 18, 20 में से 18 जाएगा तो 2% ये आपका प्रॉफिट आ जाएगा, बिकॉज प्लस का आया है। माइनस का आता तो लॉस, प्लस का आया है तो प्रॉफिट। अब सक्सेस से मैंने बहुत बार आपको बताया है लगाना, एक बार फिर से मैं इसके जो फॉर्मूले वगैरह है वो लिखवा देती हूँ। ठीक है ना, तो मैंने कहा कि अगर P% का प्रॉफिट और P% का प्रॉफिट फिर से अगर हो रहा है तो ये 2P प्लस का P² बट्टे 100 का आपको प्रॉफिट होगा, इतने परसेंट का होगा। ठीक है ना, अगर L% L मतलब लॉस, L% का लॉस और बाद में भी L% का लॉस हो रहा है, तो ये आपका माइनस के कितना आ जाएगा, 2L, और प्लस का L² बट्टे 100 का क्या होगा, आपको लॉस होगा। करेक्ट। अगर P% का प्रॉफिट और बाद में L% का लॉस हो रहा है तो P माइनस के लॉस माइनस के P इंटू का लॉस बट्टे 100 ही आ जाएगा। ओके, ऐसे L को अगर पहले ले आए कि L% का लॉस हो रहा है और P% का प्रॉफिट हो रहा है, तो माइनस के L प्लस का P माइनस के L इंटू का P बट्टे 100% का क्या होगा आपको। अब जिसमें जो भी बड़ा छोटा होगा वो देखना पड़ेगा, भाई प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, उस हिसाब से हम कहेंगे कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। यहाँ कन्फर्म है कि यहाँ प्रॉफिट होगा, यहाँ कन्फर्म है कि यहाँ लॉस आएगा, यहाँ कन्फर्म नहीं है और यहाँ भी कन्फर्म नहीं है। यहाँ संख्या ऊपर डिपेंड करेगा कि P बड़ा है या L बड़ा है आपका। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट। सोनम ने 27,000 रुपए में एक मोबाइल फोन खरीदा और उसे 19% की हानि पर बेच दिया। 27,000 रुपए में खरीद करके 19% की हानि पर बेच दिया। उस पैसे से उसने एक टैबलेट खरीदा और उसे 20% के लाभ पर बेच दिया। उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या है, तो सक्सेसिव लगा के कर सकते हैं। पहले उसे 19% की हानि हुई है और बाद में उसे 20% का लाभ हुआ है, माइनस के 19 इंटू का 20 बट्टे 100। ठीक है ना, ये कितना आ जाएगा, प्लस का 1 माइनस के 19 दूनी 38 मतलब कि 3.8 आ जाएगा,
और ये आपका 2.8% का क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा, 2.8% का लॉस। लेकिन हमसे चीजें है ना उसमें पूछी है, रुपए में पूछी है, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि ये जो वैल्यू है ये 100% की वैल्यू होगी। 100% इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, 27,000। 100% इज इक्वल टू 27,000 है, तो 2.8% इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, ये इसका कितना गुना है, आप कहेंगे कि इसका ये 270 गुना है, तो इधर भी कितना हो जाएगा, 270 गुना हो जाएगा। ओके, 270 गुना करेंगे, पॉइंट है, जीरो चला जाएगा, 28 इंटू 27 बचेगा, 27 का स्क्वायर 729, 729 में आपको 27 और ऐड कर देना है, तो आपका कितना आ जाएगा, 756 आ जाएगा, ठीक है ना। 756 रुपए का लॉस होगा, ऑप्शन सेकंड वाला राइट आंसर हो जाएगा। 27 का स्क्वायर करो, 27 का स्क्वायर आपका होगा 729। अरे ये आपका बनेगा 27 इंटू का 28, बिकॉज पॉइंट है, जीरो कट जाएगा, ठीक है। तो ये इसको मैं 27 प्लस का 1 लिख सकती हूँ, तो 27 का स्क्वायर 729 प्लस का 27, तो ये आपका 6 और 5 और 7, 756। ओके, करेक्ट। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 756 रुपए का क्या होगा, लॉस होगा, लॉस। तो लॉस ऑप्शन सेकंड वाला आपका राइट आंसर होगा, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम वाला सीन होना चाहिए, बिकॉज मैंने ठीक से समझाया आपको, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको समझ में नहीं आया हो। ए ने एक वस्तु खरीदी और इसकी मरम्मत पर 550 रुपए खर्च किए। ए ने एक वस्तु खरीदी और उसकी रिपेयरिंग पर 550 रुपए खर्च किए हैं। 10% का लाभ कमाते हुए बी को इसे बेच दिया गया है, और बी ने इसे 20% की हानि पर सी को बेच दिया है, ठीक है ना। अंततः सी ने इसे 30% का लाभ कमा करके 6,864 रुपए में बेच दिया। ए ने वस्तु के लिए कितना भुगतान किया था, ये हमसे कहा जा रहा है। तो मैंने कहा ए ने जो भुगतान किया होगा और ए ने जो रिपेयरिंग पर पैसा खर्च किया होगा वो अपने आप में 100% होगा, ठीक है ना। तो टोटल में ए क्या वैल्यू निकाल लेती हूँ, टोटल ए ने कितना खर्चा किया है, तो ए ने 10% का लाभ कमाते हुए बी को बेचा है, तो 110% की वैल्यू, और बी ने 20% की हानि पर सी को बेचा है, तो 20% हानि मतलब कि 80% की वैल्यू, और सी ने 30% लाभ कमाते हुए बेचा है, मतलब 130% की वैल्यू। और इन सब की वैल्यू कितना दे रखा है मेरे को, 6,864 ये दे रखा है, ठीक है। अब यहां से मैं इसे सॉल्व अगर करूं तो ये 3 जीरो से ये 3 जीरो खलास, उसके बाद 11 से मैं काटू, 11 छक्के 66, 11 दूनी 22 और 11 चौक 44। उसके बाद में 13 से अगर मैं काटू तो 13 चौका 52 और 13 अट्ठे 104। उसके बाद 8 पंच 40 और 8 छक्के 48, 6 बार जाएगा, तो ए कितना आ जाएगा हमारे पास 6 और 3 जीरो बचे 6,000। ए 6,000 आ गया हमारे पास में, ए ने जो टोटल कॉस्ट खर्च की है वो है 6,000। तो ए का जो सीपी होगा वो कितना आ जाएगा, ए का जो सीपी होगा वो आ जाएगा 6,000 माइनस के 550 रुपए। 500 माइनस करेंगे तो 5,500, 50 और माइनस करेंगे तो 5,450, ये आंसर आ जाएगा। 5,450 रुपए ए का सीपी होगा। मरम्मत का पैसा हमने निकाल करके फेंक दिया, तो 5,450 रुपए उसने खर्च किया होगा वस्तु को खरीदने में। ओके, चलिए नेक्स्ट। एक कमीज का मूल्य एक पतलून के मूल्य से 20% कम है। थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज होगा, ठीक है ना। अब मिसलेनियस है तो ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, पर मैंने कोशिश की है कि एक टाइप के 4-5 क्वेश्चन रख दिए जाए ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। एक कमीज का मूल्य एक पतलून के मूल्य से 20% कम है। 3 कमीजों और 5 पतलूनों का मूल्य 5 कमीजों और 2 पतलूनों के मूल्य से 1,260 रुपए अधिक है। 4 कमीजों और 3 पतलूनों की कीमत क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है, ठीक है। मैंने कहा कि एक कमीज इट मीन्स शर्ट है और एक पतलून इट मीन्स आपका क्या है, पैंट है, ठीक है ना। एक शर्ट हो गई तो शर्ट को शर्ट ही रहने देती हूँ, मैं लिख देती हूँ पूरा, ठीक है ना। शर्ट है और क्या है, पैंट लिख सकते हैं पतलून को, या ट्राउजर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने पैंट ही लिख लिया। तो एक कमीज का मूल्य पतलून के मूल्य से 20% कम है। 20% कम है, इसका मतलब है
कि 20% इज इक्वल टू 1/5, मतलब पैंट की कीमत अगर 5 रुपए है तो शर्ट की कीमत 4 रुपए है, ये है, ठीक है, एक की कीमत। अब हमसे कहा जा रहा है कि 3 कमीजों और 5 पतलूनों का मूल्य, 3 कमीजों और 5 पतलूनों का मूल्य, यहां से पहला स्टेप ले लू मैं, ठीक है ना। 3 कमीजों और 5 पतलूनों का मूल्य टोटल में निकालू तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 12 प्लस का 5 25, 12 और 25 कितना होगा 37, ये आ जाएगा आपका 37, ठीक है ना। और दूसरा स्टेप है हमारे पास में कि 5 कमीजों और 2 पतलूनों का मूल्य। दूसरा स्टेप है कि 5 कमीजों प्लस का 2 पतलूनों का मूल्य, ठीक है ना। ये प्लस कर रहे हैं हम शायद, ये मल्टीपल करने के बाद, ठीक है। तो मैंने कहा कि 5 चौक 20 और ये आपका 5 दूनी 10, 30 हो जाएगा, तो यहाँ 30 आ जाएगा। और हमसे कहा जा रहा है कि 1260 रुपए अधिक है पहला वाला, हमारे हिसाब से कितना अधिक है ये, आप कहोगे 7। इस 7 की वैल्यू मुझे 1260 दे रखी है, कितनी दे रखी है 1260 दे रखी है इस 7 की वैल्यू। तो मुझसे कहा गया है कि 4 कमीजों और 3 पतलूनों का मूल्य क्या होगा। तो थर्ड स्टेप है कि 4 कमीजों प्लस का 3 पैंट का मूल्य क्या होगा, ठीक है ना, यही मेरे से पूछा है। तो ये कितना आ जाएगा 4 चौक 16 और 5 तिया 15, 16 और 15 क्या होगा आपका 31, मतलब 31 की वैल्यू मेरे से पूछी है। तो ये इसका कितना गुना है, आप कहेंगे 7 एक 7 और 7 8 56 180 गुना है। तो 0 और 18 एक 18, 18 3 54 और ये कितना होगा 55, तो ये आपका आ जाएगा 5580। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इजी वे भी मैंने करने की कोशिश की है, अगर समझ में नहीं आए तो मैंने कहा है कि आई एम जिंदाबाद मेरे से पूछने का, ठीक है। चलिए, भटकने का नहीं, अपन से पूछने का। 5 नोटबुक की कीमत 8 पेन की कीमत से 6 रुपए अधिक है। 5 नोटबुक की कीमत 8 पेन की कीमत से 6 रुपए अधिक है। 3 नोटबुक का मूल्य 4 पेन के मूल्य से 25% अधिक है। 3 नोटबुक का मूल्य 4 पेन के मूल्य से 25% अधिक है। 2 नोटबुक और 5 पेन की कीमत क्या है, 2 नोटबुक और 5 पेन की कीमत क्या है, ये मेरे से कहा जा रहा। तो सबसे पहले मैं ना ये वाली लाइन सॉल्व करूंगी सबसे पहले, ठीक है। ये वाली लाइन हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे, हम यहां से हमें रेशियो मिल जाएगा। तो हमने कहा कि 3 नोटबुक, तो मैं नोटबुक लिख लूं सबसे पहले। मैंने कहा कि ये मैंने लिखा नोटबुक, और मेरे पास क्या है पेन है, ठीक है ना, और मेरे पास पेन है। तो मुझसे कहा जा रहा है कि 3 नोटबुक और 4 पेन, 3 नोटबुक का मूल्य 4 पेन के मूल्य से 25% अधिक है। 25% की वैल्यू होती है आपकी 1/4, ठीक है ना। 3 नोटबुक का मूल्य 4 पेन के मूल्य से 25% अधिक है। इसका मतलब अगर इसका मूल्य 4 है तो इसका मूल्य 5 है, इसका मतलब यही हो गया, ठीक है ना। अब 3 नोटबुक का मूल्य अगर 5 है तो 1 नोटबुक का मूल्य कितना आ जाएगा आपका 5/3 आ जाएगा, और 1 पेन का मूल्य आपका कितना आ जाएगा 4/4 आ जाएगा। रेशियो अगर मैं लूं तो यहां से मैं नोटबुक रेशियो पेन अगर करूं तो ये आ जाएगा हमारे पास में, ठीक है ना। ये मैंने लिया इसका और फिर मैंने 1 का निकाल दिया रेशियो। तो 1 का रेशियो यहाँ 1 होगा, 3 इधर जाएगा, तो ये मेरे पास 5:3 आ जाएगा। 1 नोटबुक और 1 पेन का मूल्य कितना आ गया मेरे पास 5:3 आ गया। अब मुझसे कहा जा रहा है कि 5 नोटबुक की कीमत 8 पेन की कीमत से 6 रुपए अधिक है। ओके, 5 नोटबुक की कीमत, मैं इसको यहां पर ही लिख लूं, इसको यहां से हटा करके मैं यहां ही लिख लेती हूँ कि ये 5:3 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ये 1 होगा, 3 इधर जाएगा, तो 5:3 आ जाएगा आपका कितना 1 नोटबुक और 1 पेन की कीमत, ठीक है। अब मैं यहां से ये लू कि 5 नोटबुक इंटू का 5 की कीमत 8 पेन की कीमत से इंटू का 8 6 रुपए अधिक है। तो कितना अधिक है 25 और 8 तिया 24, मतलब कि 1 अधिक है। यहां से करेंगे 25 और 8 तिया 24, 25 में 24 जाएगा, 1 अधिक है। इस 1 की वैल्यू मुझे क्या दे रखी है 6 दे रखी है। 1 की वैल्यू अगर मेरे को 6 दे रखी है
तो मुझसे कहा गया है कि 2 नोटबुक और 5 पेन की कीमत क्या होगी। 2 नोटबुक प्लस का 5 पेन की कीमत क्या होगी, प्लस का 5 पेन। तो ये 5 दूनी 10 और 5 दिया 15, मतलब टोटल कितना आ जाएगा 25। तो एक की वैल्यू का 6 तो 25 की वैल्यू 25 6 150, 150 रुपए होगी टोटल कीमत। ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, दिस इज आंसर 150 रुपए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके जहन में ये उतर गया होगा। अगर नहीं उतरा है तो ठीक से देखने का और अपने रग रग में से बसा लेने का। ये एग्जाम हॉल में जब बैठे होंगे तो जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। अगर समझ में आ रहा है तो, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, फिर तो अपना दिमाग है दीवार में थोड़ा जोर से मारना, याददाश्त बनी रहे, बस इतना। 3 कमीजों और 2 पतलूनों की कीमत 950 रुपए है, जबकि 2 कमीजों और 3 पतलूनों की कीमत 1050 रुपए है। 4 पतलूनों और 5 कमीजों की कीमत क्या होगी, ये हमसे कहा जा रहा है। 3 कमीजें मतलब 3 शर्ट हैं और 2 पतलून 2 पैंट की कीमत 950 रुपए है, जबकि 2 कमीजों और 3 पतलूनों की कीमत 1050 रुपए है। 4 पतलून और 5 कमीजों की कीमत कितनी होगी, ये हमसे कहा जा रहा है। ठीक है, तो मैंने कहा कि 3 कमीजें मतलब कि 3 शर्ट ऐसे रहने देती हूँ, और 2 पतलून मतलब कि 2 पैंट की कीमत 950 रुपए मुझे दे रखी है। ठीक है, दूसरे लाइन में है कि 2 कमीजों मतलब 2 शर्ट प्लस का 3 पतलून मतलब कि 3 पैंट की कीमत 1050 रुपए है। तो 4 पतलून और 5 कमीजों की कीमत मेरे से पूछी है। ठीक है, तो एक बार मैं इसको प्लस करके एक बार माइनस कर देती हूँ, आपका सिंगल सिंगल आ जाएगा। एक बार प्लस करूंगी तो 5 शर्ट और 5 पैंट, 5 बाहर लिया मैंने, तो ये शर्ट प्लस का पैंट इजुकल टू ऐड कर दो तो 2000 ये हो जाएगा आपका। ठीक है ना, 5 से मैं इसको काटो तो 5 चौक 20 इजुकल टू 400 आ जाएगा। एक बार मैं इसको माइनस कर दूं, इसमें से इसे माइनस कर दूं, इसमें से इसको क्या कर दूं, माइनस कर दूं एक बार, तो ये आपका क्या आ जाएगा, P माइनस का S, क्योंकि ये माइनस का होगा, ये माइनस का, ये प्लस का है तो बड़ा आएगा, तो P माइनस का S। ठीक है ना, इजुकल टू कितना आ जाएगा आपका, इसमें से माइनस करेंगे तो 100 आ जाएगा। अब P प्लस का S बराबर 400 है, P माइनस का S बराबर 100 है, तो P बराबर कितना आ जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे बट्टे 2 करेंगे 250। अब P बराबर 250 तो S बराबर कितना आ जाएगा आपका 150। अब हमसे क्या पूछा है, 4 पतलून तो 4 से मल्टीपल करो, और 5 कमीज हो तो 5 से मल्टीपल करो, ये कितना आ जाएगा 1000। ठीक है ना, 25 चौका 100 जीरो लगाएंगे, और ये 15 चौका 60 पन्ना 75, ये आपका 750, मतलब कि ये टोटल 1750 रुपए। 1750 रुपए आपका आंसर होगा, ऑप्शन सी वाला। टोटल 1750 रुपए, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभी देखो कुछ बच्चों के दिमाग में है ना खिचड़ी चल रही है, खिचड़ी समझते होंगे आप लोग, है ना। यह है आपका 1750 रुपए कि मैम ने आधी कैलकुलेशन गायब कर दी। आधी कैलकुलेशन आपने भी गायब करना सीखना है दिमाग में। मैंने एक बार प्लस किया और एक बार माइनस किया। ठीक है, एक बार दोनों को प्लस करूंगी तो मेरे पास 5s प्लस का 5p बनेगा, बिकॉज इधर भी 5 और इधर भी 5। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। फिर मैंने एक बार माइनस किया, ठीक है, माइनस करूंगी तो इसमें से इसको मैंने माइनस किया है, तो 3p में से 2p जाएगा, केवल p बचेगा तो केवल p। 2s में से 3s जाएगा तो माइनस का s बचेगा तो माइनस का s। p माइनस का s इक्वल टू 1000, इसे 100 आ जाएगा, क्योंकि 1050 में से 950 जाएगा तो 100 बचेगा। ओके, अब यहाँ पर आप ये लगा रहे होंगे कि p प्लस का s इक्वल टू 400 है और p माइनस का s इक्वल टू 100 है। फिर आपने ऐसे किया होगा दोनों तरफ, और यहाँ से आपने s से s को काटा होगा, 2p लिखा होगा, फिर आपने दोनों को ऐड करके 500 लिखा होगा, फिर p बराबर आपने 250 लिखा होगा। अब p बराबर 250 आ गया, फिर p की वैल्यू यहाँ रख के s की वैल्यू निकाली होगी कि 100 आया होगा। ऐसे नहीं करना है बाबा, आपको पता है कि P को S से 100 रुपए ज्यादा देने हैं। आपकी मम्मी है और आप हैं और आपके एक भाई है, ठीक है ना, और 2 भाई हैं आप और आपकी मम्मी है, और आपकी मम्मी आपको 100 रुपए ज्यादा देना चाहती हैं। मम्मी के पास टोटल 500 रुपए है, ठीक है, टोटल 400 रुपए है। मम्मी के पास टोटल 400 रुपए है और मम्मी 100 रुपए आपको ज्यादा देना चाहती हैं, तो वो क्या करेंगे, 400 रुपए में से 100 रुपए पहले आपको दे देंगी।
बाद में जो 300 रुपये बचेगा उसमें से 150 रुपये बांट देंगी, तो आपके पास 250 हो गया टोटल, आपके भाई के पास 150 रुपये चला गया। बस ऐसे बांटना है, ऐसे लिखना थोड़े ही हर चीज को, ऐसे हर चीज को ललोएस्ट वाले तरीके से नहीं लिखना होता है। आप बड़े बच्चे हो गए हैं तो बड़ों की तरह सोचना होता है, ठीक है। फिर हमने यहाँ सिंगल सिंगल निकाल लिया। हमने कहा कि एक पतलून और एक शर्ट का मूल्य हमें पता है, तो हम 4 का ही पता कर सकते हैं, 5 का पता कर सकते हैं, 100 का, 1000 का, 1500 का, कितने का पता कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, 11 किताबों और 6 कलमों की कुल कीमत 897 रुपए है। 11 किताबों और 6 कलमों की कुल कीमत 897 रुपए है। 6 किताबों और 5 कलमों की कुल कीमत ज्ञात करें। यदि 6 किताबों और 11 कलमों की कुल कीमत जो है 582 रुपए है। तो हमने कहा कि 11 किताबें, इट मीन्स 11 बुक्स है, बुक्स को भी रहने देते हैं, प्लस का 6 कलमे मतलब कि 6 पेन है, जिनकी कुल कीमत 897 रुपए है, ठीक है ना। आगे है कि 6 किताबें मतलब कि 6 बुक्स हैं, प्लस का 5 कलमे मतलब कि 5 पेन है, जिनकी कुल कीमत ज्ञात करें। इनकी कीमत तो हमें ज्ञात करनी है, तो इसे हटाएंगे, यहां पर आएंगे 6 किताबें और 11 कलमों की कुल कीमत, 6 बुक्स प्लस का 11 पेन की कुल कीमत 582 रुपए है, ठीक है। यहां भी हम एक बार प्लस और एक बार माइनस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। एक बार प्लस करेंगे तो 17 आएगा, 17 बाहर लेंगे हम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बुक्स प्लस का पेन इक्वल टू 17। एक बार इसको ऐड करके 17 से माइनस डिवाइड करें, 17 ले लेती हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। ये कितना आ जाएगा 9, और 17 के साथ कैरी लूंगी 1 आ जाएगा, 8 5 13 और 14 आ जाएगा। 17 से मैं से काटूंगी तो 17 अट्ठे 136, 8 बार जाएगा पहली बार, तो ये 17 अट्ठे 136 पे 17 सत्ते 119, ठीक है ना। ये आपका आ जाएगा 87। तो मैंने कहा कि इससे मैंने इसको काटा तो मेरे पास 87 आया। फिर मैं एक बार इसमें से इसे माइनस करूंगी, ठीक है ना। एक बार इसमें से इसे माइनस करेंगे तो 11 में से 6 जाएगा तो 5 आएगा, तो 5 बुक माइनस के 5 पी, 5 मैंने बाहर ले लिया। इसमें से माइनस करेंगे तो 5 आएगा, यहाँ 1 आएगा और यहाँ 3 आएगा। 5 से मैं इसको काटूं तो मेरे पास 5 छिक्के 30 और 5 दिया 15, 63 आ जाएगा। डन। मेरे पास बुक प्लस पेन बराबर 87 है, बुक माइनस के पेन बराबर 63 है, मतलब कि बुक को मुझे 63 रुपए अधिक देना है। तो बुक के पास एक बुक कितने की होगी, एक बुक होगी 63, इसमें से मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास 4 और 2 24 रुपए मुझे बराबर बराबर बांट रहे हैं, 12 रुपए और बांटना है, तो 12 में इसमें और ऐड कर दूं, तो 12 और ऐड कर दूंगी तो मेरे पास ये 74 आ जाएगा। एक जो बुक होगी वो 74 की होगी, तो पेन कितने का बचेगा मेरे पास, 6 और 7 13 रुपए का, ठीक है, क्योंकि 87 है टोटल, ये बचेगा। अब मुझसे कहा गया है कि 6 किताबें और 5 कलमों की कीमत ज्ञात करें। तो 6 किताबें तो 6 से मल्टीप्लाई इधर और 6 से मल्टीप्लाई इधर, और 5 कलमों की कीमत 5 से मल्टीप्लाई इधर और 5 से मल्टीप्लाई इधर। टोटल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 चौक 24, कैरी लेंगे 2, 6 सत्ते 42 और 2 कितना होगा आपका 44, गलत तो नहीं जा रही मैं कहीं, 13 पंजू 65, ये कितना आ जाएगा 65। दोनों को ऐड करेंगे तो 9 10 का 0 और आपका 509 रुपए आएगा। गलत तो हो गया है कहीं कहीं तो मिस्टेक हो गई है मेरे से, इसे हटाएंगे फिर दोबारा करेंगे, अगर मिस्टेक हो गई है तो देख लेते हैं। यहाँ में ऐड करूंगी तो 9 आएगा, यहाँ 17 का 7 कैरी लूंगी 1 आएगा, 9 और ये 14 ही आएगा, और इधर आपका 17 ही आएगा। तो 17 से माइनस करूंगी, 17 अट्ठे 136, 8 बार जाएगा, 136 के बाद ये बचेगा आपका 7 और 4 11, 17 सत्ते 119, 87 ही आएगा। और इसमें से इसे माइनस करूं तो 5, तो 5 मैंने बाहर लिया, 5 से काटूंगी, इसमें से इसे माइनस करूंगी तो 5 और 1 और 3, 5 छिक्के 30, 5 दिया 15, ये भी सही है। फिर मैंने कहा कि b बराबर कितना आ जाएगा, b बराबर आ जाएगा आपका 63, तो ये होगा प्लस का 63, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 2 आएगा, मतलब आधा और करूंगी तो 12 और ऐड हो जाएगा, तो ये आपका 5, अरे रे ये गलती हो गई ना, 75 आएगा, ये आएगा 75 आपका, है ना, यहाँ गलती हो गई मेरे से। ये अगर 75 है बुक तो पेन कितने का आ जाएगा, इसमें से 75 माइनस करेंगे तो आपका 2 और 1 12 रुपए का पेन आ जाएगा एक, ठीक है। अब सही है। अब 6 किताबें तो 6 से मल्टीप्लाई इधर और 6 से मल्टीप्लाई इधर,
और 5 कल में तो 5 से मल्टीप्लाई दर और 5 से मल्टीप्लाई दर, अब आएगा ना सही से। 75 दूनी 150, 15 तिया 45, 450 ये आ जाएगा आपका, और 12 5 60 ये आ जाएगा आपका। दोनों को मिलाएंगे तो ये आपका 510 आ जाएगा, ठीक है ना। 510 रुपए टोटल कीमत होगी, और ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा हमसे मिस्टेक हो गई यहाँ पर, हमने वो ना दिमाग में कैलकुलेशन करना थोड़ा गलत भी हो जाता है, तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक जल्दी नहीं कर पाएंगे, थोड़ा गलती होने के चांसेस हो जाते हैं। तो प्रैक्टिस कर लेना इसके अच्छे से, और तरीका यही आपने रखना है। ऐसे ऐसे नहीं करके देखना है कि मैं पहले 2b लिखूंगा, फिर मैं इन दोनों को ऐड करके लिखूंगा कि आपका 140 और 150 हो जाएगा ये, फिर मैं b बराबर आपका 75 लिखूंगा, फिर मैं b की वैल्यू यहाँ रखूंगा, और मैं फिर p बराबर निकालूंगा 87 माइनस के 75 इक्वल टू 12। ऐसे नहीं करना है, ठीक है, ये नहीं करना है। मतलब मैं मना कर रही हूँ, मेरे से कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, फ्री में मना कर रही हूँ, बिकॉज एग्जाम हॉल में इतना टाइम नहीं होता है, वहाँ हमें टाइम को बचाना होता है, कुछ कैलकुलेशन दिमाग में रखनी होती है हमको, क्योंकि रीजनिंग के या मैथ के कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो हमें टाइम लेते हैं हमसे, तो उनमें हम टाइम देकर ईजी होते हैं, हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा पढ़ के हमें समझना होता है उनको, तो उनमें हम टाइम दे पाए, इसके लिए कैलकुलेशन को थोड़ा सा दिमाग में करना भी सीखना है, ठीक है। 18 टेबल पंखों को 11,664 रुपए में बेचकर एक आदमी 10% का नुकसान उठाता है। 10% का लाभ अर्जित करने के लिए 17,424 रुपए के लिए कितने पंखों को बेचा जाना चाहिए। तो मैंने कहा कि 18 टेबल पंखों को 11,664 रुपए में बेच करके 10% की उसको हानि हो रही है, तो एक पंखे का जो सीपी होगा वो कितने का आ जाएगा। एक पंखे का एसपी आएगा 11,664 बट्टे 18, एक पंखे का एसपी आ गया ये, ठीक है ना। सीपी कितना होगा, 10% की हानि पर बेचा गया है तो 100%, ठीक है ना, इसका 100%। सही से लिखो भाई, राइटिंग एकदम बकवास जा रही है। 11,664 बट्टे 18, एक पंखे का एसपी और एक पंखे का सीपी 100% निकालेंगे इसका, क्योंकि ये 10% के नुकसान पर बेचा गया है तो ये 90% की वैल्यू होगी, ठीक है। अब एक पंखे का ये आ गया, अब कितने पंखों को बेचा जाना चाहिए, तो कितने पंखे मान लो, मैं एक्स पंखे मान लेती हूँ, ठीक है ना, जिनको मुझे 10% के लाभ पर बेचना है, तो 110% इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 17,424 रुपए। बस ये आपने सॉल्व करना है। तो 100 से 100 खलास, उसके बाद ये वाला 0 से ये वाला खलास, उसके बाद 18 से अगर मैं इसको काट दूं, ठीक है ना, 18 9 से काट देती हूँ, पहले 9 से काटूंगी तो 9 1 9, फिर यहाँ पर बचेगा आपका 2, फिर 9 दूनी 18, और यहाँ 8 9 81, और उसके बाद 5 9 6 54, ओके। 18 पंजू 90 और 18 6 108, और 18 सत्ते 126, 18 सत्ते 126, और 18 दूनी 36, ठीक है ना। 72 बार कटेगा इससे ये पूरा, तो x बराबर कितना आ जाएगा। अभी 11 से भी काटना है और 72 से भी काटना है, तो 11 से इसको पहले काटती हूँ मैं, 11 से काटूंगी, 11 1 11, यहाँ 6 बचेगा, 11 पन्ना 55, 55 के बाद यहाँ पर आपका 9 बचेगा, 11 8 88 के बाद 4 बचेगा, 11 चौक 44, ठीक है, ये गया। 72 से काटू तो 7 दूनी 14, पहले 2 बार जाएगा और फिर से 2 बार 22 बार ही जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 22, ठीक है ना। 72 से मैंने इसको काटा तो ये 22 बार गया। देखो कैलकुलेशन कुछ नहीं था उसमें, बस ओनली थोड़ा कैलकुलेशन आपने करनी ही पड़ेगी, कितनी बार मैंने कट 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 कर दिया उसको। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। x बराबर कितना आ जाएगा 22, 22 वस्तु बेचेगा वो कितने में, 10% का लाभ अर्जित करने के लिए 17,424 रुपए में 22 वस्तुओं से बेचनी होंगी, करेक्ट। चलिए बेसिक तरीके से किया जा सकता है ऐसे क्वेश्चन को। रीना ने 2160 रुपए में 48 वस्तुएं बेची और 10% का नुकसान उठाना पड़ा उसको, ठीक है ना। 2160 रुपए में 48 वस्तुएं बेची, 10% का नुकसान उठाना पड़ा। 12% का लाभ कमाने के लिए उसे 2016 रुपए में कितनी वस्तु को बेचना चाहिए। तो मैंने कहा यहाँ से एक वस्तु का सीपी निकालते हैं पहले, तो 2160 रुपए में 48 वस्तुएं बेची, एक वस्तु का एसपी आ गया, सीपी आ जाएगा 100%, क्योंकि 10% नुकसान बेचा है तो 90% की वैल्यू हो गई है।
तो एक वस्तु ये है, तो मैंने कहा कि वस्तु टोटल में x मान लेती हूँ, जिनको 12% का लाभ कमाते हुए आगे बेचा गया है, और टोटल जो एसपी है वो कितना है, 2016 रुपए। ठीक है ना, तो इसकी वैल्यू 2016 रुपए है। बस ये आपने यहाँ रखना है। आपसे सॉल्व करना है तो इस 100 से हमें इसको उड़ा देना है, फिर एक 0 से इसको उड़ा देना है, फिर आपका 9 से काट देती हूँ, 9 दूनी 18, 9 चौक 36, और 12 से 24 से इसको काटूंगी, 24 दूनी 48, 2 से इसको काटूंगी, 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12, x बराबर कितना आ जाएगा, 5 चौक 20 नहीं जाएगा, 5 तिया 15, और फिर 6 चक 36। ठीक है ना, ये x बराबर आपका 36 आ जाएगा। 36 वस्तु क्या कर रही है, बेचेगा 2016 रुपए में। तो टोटल वस्तुओं की संख्या 36, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैं लास्ट डिजिट पे चली जाती हूँ पूरा काटने की बजाय। तो आपने ये चीज है ना, धीरे धीरे आएगी, एकदम से नहीं आएगी। इससे इसको काटोगे 36 बार जाएगा। ठीक है ना, धीरे धीरे कोई भी चीज है ना एकदम से नहीं आती। जब आप प्रैक्टिस करते हैं मल्टीपल टाइम, तब वो कैलकुलेशन अपने आप से ठीक होती चलती है। तो आपने मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और बेसिक कॉन्सेप्ट आपके सारे के सारे क्लियर होने चाहिए। जो दिन से प्रॉफिट लॉस की क्लास चल रही है, बीच में क्लासेस नहीं हुई है, उसके लिए सॉरी, सफिशियंट नहीं है। ठीक है ना, तो सॉरी नहीं बोलूंगी, क्योंकि वो एक रिदम टूट जाता है ना, तो सॉरी उसके लिए पर्याप्त नहीं है। एक विक्रेता ने 63,000 रुपए में 6 सिलाई मशीनें बेची और उसे 5% का लाभ हुआ। यदि वह 15% लाभ अर्जित करना चाहता है तो उसे 8 मशीनें कितने में बेचनी चाहिए, ये हमसे कहा जा रहा है। एक विक्रेता ने 63,000 रुपए में 6 सिलाई मशीनें बेची और उसे 5% का लाभ हुआ है। यदि वह 15% का लाभ अर्जित करना चाहता है तो उसे 8 मशीनें कितने रुपए में बेचनी चाहिए। सिंपल तरीका है, 63,000 रुपए में 6 सिलाई मशीनें उसने बेची, जिन पे उसे 5% का लाभ हुआ है, तो सीपीए आ जाएगा 100%। ठीक है ना। अब मैंने कहा कि टोटल सिलाई मशीनें 8 मेरे को दे रखी, तो अब एक्स मानने की जरूरत नहीं है, और इन्हें मुझे 15% का लाभ अर्जित करते हुए बेचना है, तो 115% की वैल्यू मुझे चाहिए, और इधर मुझे संख्या निकालनी है। तो मैंने कहा 100 से 100 गायब कर दो। उसके बाद आप किससे काट सकते हैं, 6 से इसको काटेंगे तो आपका 6 की ढाई 60 और 6 पंजे 30 और ये डबल 0 0। फिर इससे आप इसको काटेंगे तो ये 100 बार जाएगा। टोटल कीमत ये आ जाएगी आपके 8 × 45 कैरी लेंगे 4, 8 4 12 के 2 कैरी लेंगे 1, 8 और 1 9 और डबल 0। ये आपका आंसर होगा 92,000। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 15,000 रुपए मूल्य की एक वस्तु ए द्वारा बी को 5% लाभ पर बेची गई। बी ने इसे 2% की हानि पर ए को वापस बेच दिया। पूरे लेन देन में ए का लाभ हानि प्रतिशत क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो परसेंटेज में चीजें पूछी है, तो 15,000 की हमें कोई नीड नहीं है। ओके, ए है हमारे पास और बी है हमारे पास। ए ने कोई वस्तु बी को बेची है 5% के लाभ पर, मतलब ए ने अगर कोई चीज 100 रुपए में खरीदी होगी तो 105 रुपए में बी को बेच दिया होगा। ठीक है ना। बी ने क्या किया, वापस ए को बेच दी वो वस्तु 2% के लॉस पर। 2% इसका निकालेंगे 2.1 आएगा, तो ये 102.9 में बेच दी होगी। ठीक है ना। पहले जो प्रॉफिट हो रहा था ए को, वो कितने का हो रहा था, वो हो रहा था 5 रुपए का। ठीक है ना। यहाँ कितना अधिक खर्च करना पड़ेगा उसको, 2.9। तो ए का जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा 5 माइनस के 2.9 इक्वल टू 2.1। ओके, तो अब इस क्वेश्चन को ऐसा ना करते हुए आपने क्या करना है, जैसे ए ने कोई वस्तु बी को बेची है, कितने परसेंट प्रॉफिट बेची हो, मतलब 5% बेची है तो 105 हो गया। अब 105 बी ने वापस ए को बेची है तो 2% के लॉस पर बेची, जितने भी लॉस पर बेचेगा उतना इसको प्रॉफिट हो जाएगा वो। ठीक है ना। इसने तो कोई वस्तु खरीद ली 100 रुपए में, अब वही वस्तु लौट के इसके पास आ गई। पहले 105 रुपए में इसने इसको बेच दिया, फिर 102.9 रुपए से और देने पड़ेगा इसको, तो इसके पास कितना बचेगा, 2.1। मतलब जितना परसेंट हानि पे बेचेगा उतना ही तो बचेगा ए के पास, तो ए के पास बचेगा आपका 2.1%। ओके, 100 रुपए पे परसेंटेज प्रॉफिट निकालेंगे तो 2.1% का प्रॉफिट, और आंसर ई आपका राइट आंसर होगा, गेन होगा 2.1% का। करेक्ट। मैंने कहा कि ए ने कोई वस्तु खरीद ली, उसने किसी और व्यक्ति को बी को बेच दी। अब वो वस्तु बी ने ए को फिर से बेच दी, तो वस्तु तो ए के पास लौट करके आ गई, मतलब ठीक है ना।
उसने पहले 5 रुपए का प्रॉफिट कमाया, बाद में उसे कितना खर्च करना पड़ा एक्स्ट्रा 2.9 रुपए। तो 5 में से 2.9 खर्च कर देंगे, कितना बचेगा 2.1। तो यहाँ से माइनस करके ना निकाले, इतना टाइम खर्च ना करते हुए हमें इतनी सी चीज समझ में आ जाए कि ए को जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, जितना बी कम करके बेचेगा उतने का प्रॉफिट होगा। तो बी ने जो है 2.1 रुपए कम में बेचा है। अब 100 पे हम कैलकुलेट करेंगे तो 2.1% में कैलकुलेट करेंगे तो 2.1% आ जाएगा। ओके, करेक्ट। चलिए, सोनम के पास एक घर है जिसका मूल्य 1,62,500 रुपए है। अभिषेक को यह घर 15% के लाभ पर बेच दिया। कुछ समय बाद अभिषेक ने सोनम को यह घर 15% की हानि पर बेच दिया। सोनम को हुई लाभ या हानि ज्ञात कीजिए, हमसे कहा जा रहा है। मतलब सोनम ने अभिषेक को बेचा, अभिषेक ने वापस सोनम को बेच दिया। ठीक है ना, यही है। ये आपकी सोनम हो गई और ये आपके अभिषेक हो गई। ठीक है ना। मैंने कहा 100 रुपए में इन्होंने घर खरीदा था और 15% के लाभ पर बेचा गया है तो 115 में इनको बेचा गया होगा। ठीक है ना, 15% के प्रॉफिट पर बेचा गया है तो 115 में बेचा गया होगा। इन्होंने वापस 15% के लॉस पर इनको बेच दिया है, तो 15% के लॉस पर बेचा है तो जितना ये लॉस पर बेचेगा उतना इसको प्रॉफिट हो जाएगा। ओके, तो 15% इसका कितना आ जाएगा, इसका 15% आएगा 10%, 11.5 होगा इसका। 10% होगा 11.5, 5% कितना होगा, इसका आधा हो जाएगा, मतलब कि 5.5 और इसका आधा करेंगे तो प्लस का 0.25। ठीक है ना, मतलब कि 5.75 ये आ जाएगा, 5.75। यहाँ 0 5 2 कैरी लूंगी, 1 आ जाएगा, 6 और 1 7 और 17.25। तो ये आ जाएगा आपका 17.25 रुपए कम में अभिषेक ने वापस सोनम को बेच दिया है। तो 100 पे कैलकुलेट करेंगे इसको तो परसेंटेज में यही आ जाएगा आपका 17.25% का गेन। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ओके, ऐसे ही करना है बाबा। 17.25% कितना कम में बेचा है, 17.25 कम में बेचा है और 100 पे कैलकुलेट करेंगे तो 17.25% ही बनेगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए, एक लाइन का सवाल होता है ये। 1 लाख रुपए का एक घर ए द्वारा बी को 6% के लाभ पर बेचा गया। बी घर वापस ए को 3% की हानि पर बेच देता है। पूरे लेनदेन में ए को लाभ या हानि क्या होगी। तो ए है हमारे पास और बी है। माना ए ने 100 रुपए में घर खरीदा, 6% के लाभ पर बेचा है तो 106 में बेचा होगा इसको। ठीक है ना, कितने में बेचा होगा, 106 रुपए में। अरे भैया 6% का प्रॉफिट ओनली, ऐसे लिखना है। अब इसने क्या करा है, वापस 3% के लॉस पर, 3% के लॉस पर ए को बेच दिया। इसका 3% कितना होगा, इसका 3% होगा 3 और 6 18, मतलब कि ये आपका 3.18। ओके, ये आ जाएगा। तो ए को प्रॉफिट कितने का होगा, ए को प्रॉफिट होगा 3.18% का। परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, 100 पे का कैलकुलेट करेंगे हम इसको तो ये 3.18% आ जाएगा। ओके, ए का जो प्रॉफिट होगा वो। तो ए का लाभ हानि हमसे पूछा है। अब ये जो वैल्यू है 100 की वैल्यू क्या दे रखी है हमको, 1 लाख दे रखी है। ठीक है ना, तो ये 3.18 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पॉइंट हटेगा, 2 जीरो जाएंगे तो मल्टीपल करेंगे तो 3180, ये आपका आंसर आ जाएगा। 3,180 रुपए का लाभ होगा ए को। ऑप्शन डी आपका राइट व आंसर बा होगा। कर पाएंगे ऐसे कोई क्वेश्चन आएंगे तो, देखो समझ में नहीं आए मैं बार बार बोल रही हूँ, मेरे से पूछ लेने का। ठीक है, चलिए, एक वस्तु 30% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि वस्तु की लागत मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों 100 रुपए कम हो जाते हैं तो लाभ 45% होगा। वस्तु की मूल्य लागत मूल्य क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। तो एक वस्तु पहले 30% के लाभ पर बेची गई, मतलब सीपी और मैं एसपी उसका लिखूं तो 30% इक्वल टू होता है आपका 3/10। ठीक है, और 45% इक्वल टू 9/20। तो मैंने कहा कि पहले 10 में खरीदा गया है, 3 अधिक में बेचा गया है 13 में, बाद में 20 में खरीदा गया है, 9 अधिक में बेचा गया है तो 29 में। बट कब, जब 100 रुपए विक्रय मूल्य और 100 रुपए क्रय मूल्य को कम कर देते हैं तब ऐसा होता है 45% का लाभ। अब दोनों ही चीजों को 100 रुपए कम करा जा रहा है तो डिफरेंस जो है इक्वल आना चाहिए।
यहाँ डिफरेंस 10 का है और यहाँ डिफरेंस कितने का है हमारे पास में 9 और 7 16 का है। डिफरेंस करना है हमें इक्वल करने का तरीका क्या है, इसका इन दोनों का डिफरेंस लो 9 आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस लो तो 3 आ जाएगा। इस वाले इक्वेशन में गुणा करो 9 से और इस वाले इक्वेशन में गुणा करो 3 से, ठीक है ना। जो ये डिफरेंस आता है उससे यहाँ डिफरेंस आ रहा है उससे इसमें गुणा करो, यहाँ डिफरेंस आ रहा है उससे इसमें गुणा करो। 9 से गुणा करोगे तो ये कितना आ जाएगा 90, 9 से गुणा करोगे तो 13 9 117, 3 से गुणा करोगे तो यहाँ आ जाएगा 60 और 3 से गुणा करोगे तो 60 और 9 27 87 ये आ जाएगा। अब डिफरेंस इक्वल आएगा, यहाँ भी 30 आ जाएगा और यहाँ इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ भी 30 आ जाएगा। अब इस 30 की वैल्यू मुझे दे रखी है 100 रुपए, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दोनों को 100 रुपए कम करा गया है और मेरे से मूल लागत मूल्य पूछा है। मूल लागत मूल्य कितना है 90 रुपए, ठीक है ना, कितना है 90 रुपए है। तो इस 90 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90 की वैल्यू 300 आ जाएगी, बिकॉज 30 की वैल्यू हमारे पास 100 है तो 90 की वैल्यू 300 आ जाएगी। बस बात खत्म, बात खत्म और पैसा हजम। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा। और भी क्वेश्चन है इस टाइप के और भी करेंगे हम। एक घड़ी को 25% के लाभ पर बेचा गया। यदि घड़ी के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में 75 की कमी की जाती है तो लाभ 30% प्राप्त होता है। यदि घड़ी का मूल विक्रय मूल्य ज्ञात करें। घड़ी का मूल विक्रय मूल्य हमसे पूछा है, मतलब कि एसपी पूछा है। 25% लूं तो 1/4 आ जाएगा, 30% लूं तो 3/10 आ जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने कहा यहाँ अगर मैं सीपी लिखूं और यहाँ मैं एसपी लिखूं तो सीपी अगर मैं 4 मानूं तो उसको 5 में बेचा गया होगा पहले, क्योंकि 25% का लाभ है, बाद में 30% का लाभ है तो 10 में खरीद करके 13 में बेचा गया होगा। कब, जब 75 सीपी और एसपी दोनों कम कर दिए जाते हैं तब उसे 30% लाभ होता है। तो मैंने कहा इक्वल आना चाहिए डिफरेंस इनका। डिफरेंस इक्वल नहीं है, यहाँ पर 1 का गैप है, यहाँ 3 का गैप है, तो इस वाली इक्वेशन में हम 3 से मल्टीपल करेंगे और इस वाली इक्वेशन में हम 1 से मल्टीपल करेंगे। ऊपर गैप 1 का, यहाँ गैप 3 का। मैं यहाँ बना भी देती हूँ, 1 का गैप और यहाँ 3 का गैप, ठीक है। फिर इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले आएंगे। 1 से मल्टीपल करेंगे तो 4 ही रहेगा और ये 5 ही रहेगा, और यहाँ मतलब कि 1 से मल्टीपल करेंगे तो ये 10 ही रहेगा, ये 13 ही रहेगा। यहाँ 3 से मल्टीपल करेंगे तो 4 तिया 12 और 5 तिया 15, ठीक है। फिर डिफरेंस लेंगे, यहाँ तो 2 आ जाएगा और यहाँ डिफरेंस लेंगे तो यहाँ भी 2 आ जाएगा। और 2 की वैल्यू हमें 75 दे रखी है। 2 की वैल्यू अगर 75 है, यहाँ से ले लो, ये एस पे पूछा है तो हमने 15 ले लिया। मूल विक्रय मूल्य हमसे पूछा है तो 15 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में। 2 की वैल्यू अगर 75 तो 15 की वैल्यू होगी आपकी कितनी, 15 चौका 60, 15 75 क्या लूंगी 7, 15 सत्ते 105, 105 और 7 कितना होगा 112 बट्टे में 2। 2 से करोगे तो 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 562.50, 562.50। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभी देखो मैं आपका डाउट नहीं ले पा रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि क्लास रिकॉर्डेड है कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो स्क्रीनशॉट लेकर के टेलीग्राम चैनल पर एक डाउट ग्रुप बना हुआ है आरआरबी एनटीपीसी सीवीटी 2 वालों के लिए, उसमें आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, एक दुकानदार किसी वस्तु को 32.5% लाभ पर बेचता है। अगर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में 132 रुपए की कमी कर दी जाए तो वस्तु को बेचने पर प्राप्त लाभ वस्तु के विक्रय मूल्य का 3/8 भाग है, तो वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखो 32.5% बराबर आपका 13/40 होता है, ओके। अगर आप ऐसा नहीं निकाल पाते हैं तो इसे तोड़ लें, ऐसे चेंज करें इसको। मैंने लिखा 32.5% है, पॉइंट हटा दिया और मैंने इसको ऐसे कर दिया, ठीक है। अब से सॉल्व करें, फ्रैक्शन में चेंज करा मैंने इसको। तो 25 से अगर 25 दिया 75 और 25 चौका 100, ये आ गया कितना 13/40, ओके। तो मैंने परसेंटेज की जब क्लास कराई थी ना आपको, तो मैंने उसमें ये फ्रैक्शन से परसेंटेज से फ्रैक्शन चेंज करना भी बताया था। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 13/40 और बाद में मेरे को फ्रैक्शन वैल्यू दे ही रखा है। तो मैंने यहाँ पे लिखा सीपी और मैंने यहाँ पे लिखा एसपी। मैंने कहा कि पहले 13 का लाभ हो रहा है 40 पे, तो 40 में खरीद करके और 53 में उसको बेचा गया होगा, ठीक है ना। बाद में लाभ हो रहा है विक्रय मूल्य का 3/8, मतलब विक्रय मूल्य अगर 8 है तो 3 का उस पर प्रॉफिट हो रहा है तो 5 में उसको खरीदा गया होगा, करेक्ट। ऐसा सोचना होता है आपने। अब मैंने कहा कि
विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य दोनों को ही 132 रुपए कम किया गया है, तो डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। यहाँ अगर मैं गैप लेती हूँ तो कितने का है 13 का, और यहाँ अगर मैं लेती हूँ तो कितने का है 3 का। तो इस वाली इक्वेशन में मुझे 3 से मल्टीपल करना पड़ेगा और इस वाली इक्वेशन में मुझे 13 से मल्टीपल करना पड़ेगा। 3 से मल्टीपल करोगे तो 4 तिया 12, और इधर कितना आ जाएगा 3 त्रिका 9 और 5 तिया 15। 13 से करोगे तो 13 पंजू 65 और 13 अट्ठे 104। अब देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा 35 और 20 कितना होगा आपका 55, और यहाँ भी 55 ही आएगा, ये 5 और ये 5। अब मेरे से पूछा है वास्तविक क्रय मूल्य, मुझसे क्या पूछा है कि वास्तविक क्रय मूल्य कितना होगा। तो मैंने कहा कि इस 55 की वैल्यू मुझे दे रखी है कितनी 132 रुपए। तो वास्तविक क्रय मूल्य मेरे पास 120। 120 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11 पन्ना 55 और 11 एकन 11, 11 दूनी 22, 5 की वैल्यू 12 है, तो 120 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 144 0/5। 5 से काटोगे तो कितना आ जाएगा ये 5 दूनी 10, फिर 4 बचेगा, 5 40 और 5 40 288, और ये आपका आंसर होगा 288। ऑप्शन सी क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये आपको क्लियर होता जा रहा होगा। एक वस्तु 5% हानि पर बेची जाती है, यदि इसका लागत मूल्य 20 रुपए और विक्रय मूल्य 13 रुपए बढ़ा दिया जाए तो इस पर 10% का लाभ अर्जित होता है। वस्तु का मूल विक्रय मूल्य क्या है। अभी वस्तु को 5% की हानि पर बेचा गया है, तो मैंने यहाँ सी पे लिखा और यहाँ पर मैंने एस पे लिखा, ठीक है एस पे लिखा। तो मैंने कहा कि कोई वस्तु 5% की हानि पर बेची गई है, मतलब कि 1/20, 20 में खरीद करके 1 रुपए कम में बेची गई है, 19 में बेची गई है। कब जब 20 रुपए हमने लागत मूल्य कम किया है और विक्रय मूल्य 13 रुपए कम किया है, तो फिर 10% का लाभ हो रहा है। 10% का लाभ बोले तो 1/10, मतलब कि 10 में खरीद करके हमने उसे 11 में बेचा होगा। कब जब विक्रय मूल्य लागत मूल्य हमने 20 रुपए कम किया है और विक्रय मूल्य हमने 19 रुपए बढ़ा, वो 13 रुपए बढ़ा दिया है, ठीक है। ये एक जगह माइनस है एक जगह प्लस है, ध्यान रखेंगे। अब हम इसमें लगाएंगे क्रॉस प्रोडक्ट, ओके। क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे तो इसका मल्टीपल इसके साथ करेंगे, ये कितना आ जाएगा 190। इसका मल्टीपल इसके साथ करेंगे कितना आ जाएगा 11 दूनी 22। दोनों का डिफरेंस लेंगे कितने का आ जाएगा 30 का आ जाएगा। डिफरेंस लेंगे प्लस नहीं, डिफरेंस लेंगे कितने का आ जाएगा 30 का आ जाएगा। इस 30 की वैल्यू क्या होगी, इसका मल्टीपल इसके साथ करेंगे तो 11 दूनी 22, माइनस प्लस है तो दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। इसका मल्टीपल इसके साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा 130, और 1 माइनस 1 प्लस है, दोनों को करेंगे ऐड तो ये 300 और ये 350, ठीक है ना। कितना आ जाएगा 350। अब मैंने कहा कि 30 की वैल्यू अगर मेरे पास 350 है, ठीक है, इसकी वैल्यू 350 है, तो मूल विक्रय मूल्य मेरे से पूछा है जो कि 190 है। तो 190 की वैल्यू क्या आ जाएगी 190 की वैल्यू आएगी, यहाँ से 0 से 0 हटा दूं तो यहाँ 1 0 आएगा, और 19 पंजू 95 कैरी लूंगी 9 आ जाएगा, 19 तिया 57 और 9 कितना होगा आपका 57, 3 में इधर लगा दूं तो 6 बचेगा, मतलब कि 66, ठीक है ना ये। और 3/3 तो 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 एकन 3, ये आपका आंसर होगा 0.66। दिस इज योर आंसर 221.66। ये आपका वस्तु का मूल विक्रय मूल्य आ जाएगा। यहाँ दोनों जगह प्लस प्लस है, आपने डिफरेंस लेना है, दोनों जगह माइनस माइनस है, आपने डिफरेंस लेना है, एक जगह प्लस एक जगह माइनस है, आपने ऐड करना है, ठीक है। और यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट लगा के डिफरेंस लेकर के इसकी वैल्यू रखनी है। समझ में नहीं आया हो मेरे को बता देना कमेंट बॉक्स में, मैं नेक्स्ट क्लास में से रिपीट कर दूंगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखेंगे, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करूंगी कि क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी, और क्या कोई चीज समझ में नहीं आई तो पूछ लेना बाबा, और क्या कर सकते हैं, ठीक है। चलो मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपने ख्याल रखना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना, खूब सारा मन लगा के पढ़ते रहना, थोड़ा रनिंग करना, थोड़ा सा मेडिटेशन भी करते रहना, ठीक है।